हेलो एवरीवन। आरआरबी जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो कई सारी वैकेंसियां निकालता है। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन वैकेंसीज में एनटीपीसी जो कि सबसे पॉपुलर वैकेंसी है ये भी 2024 में आई है। इसके पहले 2019 और 20 में आई थी कोरोना काल में, 2015-16 में आई थी। ये दोनों वैकेंसीज 2024 के पहले की, जिसमें मैं अपीयर हुआ था और मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मेरे मार्क्स थे, उसको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये है 2015 नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर द सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन एनटीपीसी ग्रेजुएट। मतलब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, मतलब एनटीपीसी के होते हैं दो एग्ज़ाम, एक ग्रेजुएट लेवल, एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो ये ग्रेजुएट लेवल का है, सेकंड स्टेज है। इसके जो फर्स्ट स्टेज हुए थे, दैट टाइम मैं इतना केयरलेस था कि मैं इन एग्ज़ामों को सीरियसली ना लेना और बिना पढ़े, एक भी दिन पढ़े, सीधे एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम देना। तो मैं मार्क्स भी नहीं देखता था, रिज़ल्ट भी नहीं देखता था, सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम देने जाना है, ये वाला एटीट्यूड था। तो ये मेरे हैं मार्क्स सेकंड स्टेज के। नाम है अंकित कुमार शुक्ल। ये है इलाहाबाद, आरआरबी इलाहाबाद, जिसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है। ये रॉ स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट आउट ऑफ 120 हैव बीन प्रोरेटेड टू 100 एंड देन नॉर्मलाइज्ड। मतलब कि क्रक्स ये है कि CBT 2 जो है ना, ये 120 मार्क्स का होता है, फिर 120 को 100 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई थिंक मेरे 120 में, मुझे जहाँ तक याद है, 88 थे समथिंग, जिसको इन्होंने जब 100 में कन्वर्ट किया और फिर नॉर्मलाइज्ड किया तो ये मार्क्स आए थे 79.98898। और मुझे अभी भी याद है, उस समय कई ऐसे आरआरबी थे जिनके टॉपर के मार्क्स थे 83। आई थिंक आरआरबी बिलासपुर, जिसके टॉपर जो थे उसके 83 थे, और आरआरबी इलाहाबाद के जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो 76 गई थी। इनके तो मतलब जो नीचे के जो कट ऑफ थे वो आरआरबी को, यही आरआरबी के तो 70 मार्क्स, 70 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया था। तो ये मेरे हैं सेकंड स्टेज के ये मार्क्स। कुछ और सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कुछ और मार्क्स हैं जो कि कुछ इस तरीके से हैं। ये 2015 नॉर्मल एनटीपीसी ग्रेजुएट, ये भी आरआरबी इलाहाबाद, नेम है अंकित कुमार शुक्ला। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ सेकंड स्टेज ये हो गया। ओवरऑल रैंक हो गया 2177, टोटल 2800 वैकेंसीज थी। टी स्कोर इन एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ASM के लिए होता है ओनली, बाकियों के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें 302 मार्क्स हुए थे, ये आई थिंक 420 में से था, जिसको इन्होंने वापस से 420 को 30 में कन्वर्ट कर दिया था और 302 को 18.87 कन्वर्ट कर दिया था। तो ये मेरे एप्टीट्यूड के मार्क्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ASM के लिए। और ये रहा एप्टीट्यूड का डिटेल स्कोर कार्ड। इसमें मैं एक ये बात बताने जा रहा हूँ, ये जो लास्ट में लिखा है ना सूटेबल अनसूटेबल, तो ये लिखा है नॉट सूटेबल। यहाँ पे इशू ये आता है ना, ये एप्टीट्यूड टेस्ट ये होता है ओनली फॉर
ASM। तो इसमें नॉट सुटेबल मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ASM के लिए उस समय नॉट सुटेबल हुआ था। यहाँ पे टोटल जो T स्कोर निकाले गए थे ऐसे टेस्ट के स्कोर, टोटल हुए थे 5 टेस्ट, ये रहे 5 टेस्ट, और क्वालिफाइंग मार्क्स था 40 मार्क्स। मेरे थे 63, 43, 50, 56, 55, 35। यहाँ पे सारे में टोटल 5 इतने ही टेस्ट हुए थे, सारे में क्वालिफाई हुए थे, लेकिन इन्होंने एक और अलग से टेस्ट Q3 करके बनाया था इन्होंने। इसका कुछ आइडिया नहीं था इन्होंने कब लिया था, ये इन टेस्टों के अकॉर्डिंग, इन टेस्टों के बेस्ड पे समथिंग कुछ तो इन्होंने किया था मार्किंग। इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इन्होंने ये टेस्ट कब लिया था, सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट ही हुए थे, और इसमें इन्होंने 35 दे के नॉट क्वालिफाई कर दिया था। बाकी जो पोस्ट है जैसे कि ट्रेन मैनेजर, जिसको उस समय जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय उसको बोला जाता था गुड्स गार्ड, बाद में इसको ट्रेन मैनेजर कन्वर्ट कर दिया गया इसका नाम। उसमें हुआ था एप्टीट्यूड के लिए मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, जबकि स्टेशन मास्टर की कट ऑफ थी 76 पॉइंट समथिंग थी, और कट ऑफ से तो ऊपर ही था मैं, बट इसमें ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी इसमें नॉट सुटेबल करने के बाद इस एक टेस्ट के कारण ओवरऑल एप्टीट्यूड में नॉट सुटेबल और ओवरऑल ASM में नॉट सुटेबल। तो ये तो ऊपर के जो सर्टिफिकेट्स थे, जो मार्क्स थे वो थे 15-16 के। उसके बाद मैं जब वापस से 2019-20 वाले वैकेंसी में जब अपीयर हुआ था, तो ये भी RRB इलाहाबाद से दिया था मैंने, जिसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी। तो ये CBT 1 का स्कोर है, ये है 83.29 आउट ऑफ 100। इसमें भी मेरे सारे लेवल 6, 5, 4, 3, 2 सारे की CBT क्वालिफाई हुई थी, बट 4 की जो भर्ती वैकेंसी इन्होंने नलीफाई कर दी थी, 0 कर दी थी। ये RRB इलाहाबाद में 2 रीजन आते हैं, नॉर्दर्न रीजन और नॉर्थ सेंट्रल रीजन। ये दिल्ली वाले रीजन है और ये नॉर्दर्न रीजन है इलाहाबाद वाले। तो इस तरीके से ये CBT 1। CBT 2 के समय मेरे कोई अदर एग्ज़ाम्स जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे वो क्लैश कर रहे थे, तो मैं ये CBT 2 मेरा मिस हो गया था। अब ये तो हो गई मार्क्स की बात। अब ये मार्क्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए रेलवे के एग्ज़ाम में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमारे जो मैथ्स और हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि इसके आते हैं 30 + 30 क्वेश्चन। तो ये हो गए 60, जिसमें से 60 आउट ऑफ 60 स्कोर किया जा सकता है, लेकिन सपोज़ कि सिली मिस्टेक हो जाए तो 55 तो किया ही जा सकता है। बाकी जो GS आते हैं 40, उसमें अगर हम 25 भी कर लें तो हमारे स्कोर आ जाएंगे 80, जो कि CBT 1 क्वालिफाई करने के लिए मोर देन इनफ है। अब इसके लिए क्या होता है, साइकोलॉजी बिहाइंड सॉल्विंग मैथ्स और क्वांटिटेटिव। मैथ्स और क्वांटिटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। ये साइकोलॉजी डेवलप होती है प्रैक्टिस से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। तो इसमें नॉलेज और इंटरेस्ट, मतलब नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जब हम क्वेश्चन इस नॉलेज को गेन करके जब हम इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो साइकोलॉजी डेवलप होती है। और एक बार साइकोलॉजी डेवलप हो गई किसी भी मैथ्स या फिर किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो हम किसी ना किसी तरीके से लॉजिक लगा के हम उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैनिक नहीं करते, हम नंबर्स को देख के पैनिक नहीं करते। हम क्या करते हैं, पहले तो अपने फार्मूलाज याद करते हैं, उनको अप्लाई करते हैं। फार्मूला नहीं हुए तो हम वो सारे लॉजिक्स, वही है ना, ये साइकोलॉजी जब डेवलप हो जाती है ना, तो किसी ना किसी रूप में हम उस क्वेश्चन को अगर पैनिक नहीं करेंगे तो सॉल्व कर ही लेंगे। अब एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं,
एग्ज़ाम में आते हैं बेसिकली स्ट्रेट और इजी क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 7 × 25, उसके बाद डिवाइड बाय 5 -2। अब ये क्या है? ये सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है। इसमें सीधे हमें पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करना है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बट जब क्वेश्चन आएगा टफ, जब एग्ज़ाम में आएगा टफ क्वेश्चंस या नए क्वेश्चन आ जाएंगे या लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पे काम आती है हमारी जो साइकोलॉजी, जो हम प्रैक्टिस कर करके जो डेवलप की है, नॉलेज प्लस इंटरेस्ट के साथ जो साइकोलॉजी डेवलप की है वो काम आता है। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं होता, उनके कॉन्सेप्ट रिपीटेड होते हैं, फार्मूला वही लगेंगे सारे पुराने, कैलकुलेशन में वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इतनी ही चीज़ें करनी है। लेकिन जब साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो हम टफ क्वेश्चंस को कई अप्रोच में उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है गिवन और फाइंड अप्रोच, जैसे कि क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और हमें फाइंड क्या करना है। अब ये जो गिवन है इसका फाइंड से क्या रिलेशन है, हम गिवन जो है उसका यूज़ करके फाइंड तक कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे फार्मूलाज कौन कौन से लगेंगे हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। या तो कॉन्सेप्ट है तो कोई कॉन्सेप्ट कैसे लग रहा है, यूज़ कैसे हो रहा है, उन चीज़ों के बेसिस पे हम इस अप्रोच को अप्लाई करते हैं। एक होता है यूनिट बेस्ड अप्रोच, ये जैसे उन क्वेश्चंस में लगते हैं जैसे जहाँ पे हमें लीटर है, यहाँ पे किलोमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर है, क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम के हो गए, एरिया के हो गए, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस के हो गए, स्पीड डिस्टेंस के हो गए। इसमें क्या करते हैं ना, हम कई बार हमें रेशियो वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ता है शॉर्टकट के चक्कर में, तो वहाँ पे हम यूनिट को मिलाने के अप्रोच करते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होता है जहाँ पे यूनिट हम ध्यान से देख लेना तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है यूनिट के बेसिस पे, ऐसे आते हैं कई क्वेश्चन। तो ये सब तब करेंगे जब हम साइकोलॉजी डेवलप कर लेंगे मैथ सॉल्व करने की। उसके बाद एक होती है रिवर्स अप्रोच बाय ऑप्शन पुटिंग। कई बार क्या होता है ना, हम गिवन और फाइंड अप्रोच अप्लाई करते हैं, बट वो फार्मूला जो लगाते हैं हम अप्लाई करते हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ऐसे कई क्वेश्चन हैं जहाँ पे यूनिट बेस्ड अप्रोच काम नहीं करता है, तो वहाँ पर रिवर्स अप्रोच काम कर जाएगा। जैसे कि हम वैल्यू जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, तो हम पहला ऑप्शन पुट करेंगे जो क्वेश्चन की जो गिवन कंडीशन है उसमें, जब उसको हम पुट करते हैं और सेटिस्फाई कराते हैं कंडीशन को तो वो हो जाती है। ऐसे ऐसे रिवर्स अप्रोच ये ट्राइग्नोमेट्री में बहुत काम आते हैं, ट्राइग्नोमेट्री में, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, अलजेब्रा में कह लो, ऐसे में ये रिवर्स अप्रोच बहुत काम आते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है और उसमें कोई नंबर कह रहा है कि कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, तो हम ऑप्शन से कई बार पुट करेंगे ना तो वो ज़ीरो आ जाएगा, या फिर हमें आंसर ही मिल जाएगा या तो आंसर के हमें करीब ले जाएगा। और उसके बाद रिवर्स अप्रोच में वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 5 है, 3 है, 7, ऐसे कर करके दिया है 1। अब ये कह देगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल प्लस। अब ये ऐसे ऐसे करके 4 साइन की कॉम्बिनेशन दे देंगे और कहेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन, कौन सा ये साइन इसमें पुट करने पे ये इक्वेशन बन रहा है। तो ये इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ रिवर्स अप्रोच ही है। हमें सारे ऑप्शंस को उसमें पुट करना पड़ेगा और फिर आंसर निकलेगा। तो मेरा पर्पज़ ये था इस वीडियो बनाने का कि मैं आरआरबी द्वारा जितने भी PYQ करवाए गए हैं, ये PYQ NTPC में जो 2019-20 और 2015-16 इनके
डिटेल्ड सॉल्यूशन कराऊंगा, डिटेल्ड रियल टाइम सॉल्यूशन। उसके बाद टेक्नीशियंस और भी जितने अदर एग्ज़ाम्स हैं इनके सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके भी PYQ के सॉल्यूशंस कराऊंगा। कराने का पर्पज़ ये है कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं आज भी नोटिस करता हूँ कि ये PYQ के कॉन्सेप्ट को या फिर उसके पैटर्न को रिपीट किया जाता है। तो हमारा प्रिपरेशन एक डायरेक्शन में होगा और वो डायरेक्शन होगा मैक्सिमाइज करने का, मार्क्स मैक्सिमाइजेशन करने का हमारा। तो अभी से 100 क्वेश्चन CBT में जो CBT 1 में जो 100 क्वेश्चंस हैं इनको या तो 2 या तो 3 या तो 4 पार्ट जैसे होंगे। अगर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेंदी होंगे तो थोड़े से पार्ट बढ़ जाएंगे, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 और 4 पार्ट्स में इनके मैं डिटेल सॉल्यूशन जब कराऊंगा और ये 30 मिनट के वीडियोस होंगे तो ये अगर 30 मिनट के 4 पार्ट भी हो रहे हैं तो टोटल 120 मिनट्स ही हो रहा है और एग्ज़ाम में हमें करना है 90 मिनट्स में। तो अगर मैं डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूँ फिर मेरे 120 मिनट लग रहे हैं, तो जब हम खुद से अपने लिए सॉल्व करेंगे और एक बार गो थ्रू हो जाएंगे PYQ तो ये 90 मिनट्स हमारे लिए मोर देन सफिशेंट है। और हमें स्कोर कितना करना है 80+ एट एनी कॉस्ट CBT क्वालिफाई करने के लिए। ये 80+ मिनिमम है। जब हम PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे 90+ स्कोर तक चले जाएंगे। बहुत ईजिली लोगों के स्कोर होते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे PYQ सॉल्व कराऊंगा तो उससे बेनिफिट ले सकते हो। ओके, थैंक यू।